हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। वेक्टर वाले चैप्टर में लेक्चर नंबर 5 में हमने पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज हम उस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। हमने जो वेक्टर्स पढ़े हैं, वेक्टर को वेक्टर में कैसे ऐड किया जाता है, वेक्टर से वेक्टर कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसकी मल्टीप्लाई कैसे होती है। मल्टीप्लाई तो हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि दो वेक्टरों को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देयर आर 3 केसेस फॉर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। दो वेक्टर को ऐड करने के 3 केस बनते हैं। 3 केस क्या है? नंबर फर्स्ट, व्हेन 2 वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। दूसरा केस, व्हेन 2 वेक्टर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड केस, व्हेन 2 वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल, किसी एंगल पर एक्ट करते हैं। तो चलिए पहले वाला केस पढ़ते हैं, व्हेन 2 वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अब इसमें क्या होता है देखिए, लेट 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर आपने ले लिए हैं, एक को वेक्टर ए कंसीडर किया है, एक को वेक्टर बी। मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लीजिए। जैसे वेक्टर ए ये रहा और वेक्टर बी आपका ये रहा, ये दो वेक्टर है। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? इस वेक्टर का जो, इस वेक्टर का ये वाला तो टेल होता है और ये होता है इसका हेड, ये इसका टेल होता है और ये इसका हेड होता है। तो क्या करते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं, पहले वाले वेक्टर के हेड से, यानी वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल को ज्वाइंट कर देते हैं। आप ये लीजिए, आपने ज्वाइंट कर दिया है वेक्टर बी का टेल, वेक्टर ए का हेड, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद जो भी आपका टोटल मैग्नीट्यूड हो गया यहां से यहां तक, यही हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसी में यही लिखा हुआ है, दो वेक्टर ए और बी दिए हुए सेम डायरेक्शन में, वेक्टर ए दे दिया है, बी दे दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों को जब ऐड कर रहे हैं, जितना मैग्नीट्यूड ये है ये और जितना ये है ये यहाँ पर नोट कर दिया, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करके जितना मैग्नीट्यूड इसका है और इसका है, दोनों को प्लस किया, यहाँ लिख दिया। यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या आ गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या कंडीशन निकल के आती? इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी दोनों के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द 2 वेक्टर्स। यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों के सम के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। एंड डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट वेक्टर की? वो होगी विल बी द सेम एज दैट ऑफ द 2 गिवन वेक्टर्स। यानी ये जो दो वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या होगी? रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा वैसा एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लीजिए। देखिए अब हम इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मान लीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर आपको 5 दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको जो है 3 दे रखा है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? वो होगा हमारा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 3 यानी 8 होगा, 8 यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आता है when 2 vectors act in the opposite direction. Let 2 vectors, vector A and vector B, act in the same opposite direction, sorry in the opposite direction. तो इसमें क्या होता है, वेक्टर ए जो है इधर इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और सॉरी राइट साइड में वर्क कर रहा है, और वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है वो आपके लेफ्ट साइड में है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर जो वेक्टर ए है वो
बड़ा है और वेक्टर बी छोटा है, तो जितना मैग्नीट्यूड ये है इतना ही आपने यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया है। अब जितना ये वेक्टर बी है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको आपने जो है इतना ही यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, इसी मैग्नीट्यूड के इतना यहाँ पर। तो जो ये बचता है यही इसका रिजल्टेंट है, जो ये रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वेक्टर का, यही क्या है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। और ये किसके इक्वल होता है, ये दोनों वेक्टर के डिफरेंस के इक्वल होता है। और इसमें अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो हमेशा बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। यहाँ लिख भी दिया गया है, इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर is equal to the difference of the magnitudes of the two vectors, यानी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होता है। एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर, बिगर वेक्टर की डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इन कब, जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक फोर्स जो है इधर कर रहा है, एफ जो है आपका जो है 5 न्यूटन का वर्क कर रहा है, और एक जो है इधर वर्क कर रहा है 3 न्यूटन का वर्क कर रहा है फोर्स। इसको ले लिया आपने F2 और ये ले लिया F1। तो जो रिजल्टेंट वर्क करेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस बॉडी पर जो वर्क कर रहा है, इस पार्टिकल पर जो कर रहा है, वो हमेशा इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी F वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, F1 माइनस F2। दिस विल बी, ये मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है, यानी आप यूं कह सकते हो वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F1 का मैग्नीट्यूड माइनस F2 का मैग्नीट्यूड। दिस विल बी 5 माइनस 3 यानी 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का जो है फोर्स वो अप्लाई हो रहा है किस पे, इस बॉडी पर हो रहा है, वो होगा इसका रिजल्टेंट। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, दिस विल बी बिगर, डायरेक्शन जो होगी वो बिगर फोर्स की साइड में होगी, और बिगर कौन सा है आपका 5 न्यूटन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा पार्ट हो गया, दूसरा केस हो गया है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, थर्ड पार्ट है आपका when two vectors act at some angle। अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर वर्क कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसा निकालते हैं, लेट टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक्ट एट सम एंगल टू ईच अदर, यानी जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो किसी ना किसी एंगल पर वर्क कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसा निकालेंगे। मान लीजिए वेक्टर ए ये है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का कुछ ना कुछ एंगल है। ठीक है, ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो कि वेक्टर ए मान लीजिए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी आपने जैसे ये ले लिया है, तो इसका क्या तरीका होता है, ध्यान देना, इस वेक्टर का जो हेड है, यानी ये रहा, इस वेक्टर का जो हेड है वेक्टर ए का, इस हेड से बिल्कुल इसके पैरेलल आप जो है ये लाइन ड्रॉ कर, ये वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, और ये होगा वेक्टर बी। ठीक है, क्लियर है। वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का जो टेल है वो ज्वाइन करते हुए जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर है उसी के पैरेलल आप बी वेक्टर को ड्रॉ कर दीजिए। अब इस वेक्टर से इस वेक्टर को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, आप थोड़ा अगर ध्यान दें तो एक ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्राइंगल लॉ को फॉलो करता है। अब इसमें लिखा भी होगा कहीं पर, ये लिखा हुआ है, इन दिस केस द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज फाउंड बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये ट्राइंगल लॉ से फाइंड आउट होगा जो इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब आपका जो है, अभी बता देता हूं मैं आपको ट्राइंगल लॉ क्या होता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो है ट्राइंगल लॉ क्या होता है, देखिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल at same time are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle। आगे क्या कहा, their resultant vector is represented in the magnitude
and directed by third side of the triangle taken in opposite order। मतलब सीधी सी बात ये है, अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर वर्क कर रहे हैं तो वो इस तरीके से होंगे, जैसे ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल की दो साइड ले लिया आपने, मान लीजिए ये ट्राइंगल बना दिया आपने, ये वाला, ये आपने एक ट्राइंगल बना दिया। इस ट्राइंगल की दो साइड को एक ही ऑर्डर में ले लीजिए। पहले मान लीजिए आपने ये वाले दोनों साइड, ये वाली और ये वाली एक ही ऑर्डर में ले ली है, सेम ऑर्डर है, और सेम ऑर्डर का मतलब हो गया जैसे ये O है, ये P है, ये Q है, तो ये OP डायरेक्शन में जा रहा है और ये PQ। तो ये कह रहा है कि जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, वो ही इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को शो करेगी, और वो हमेशा क्या होगी, इस ऑर्डर के अपोजिट ऑर्डर में होगी, यानी इस ऑर्डर में होगी, और ये हो गया आपका OQ, और इसको आप R नाम दे सकते हो, R वेक्टर। ठीक है, यानी ट्राइंगल की अगर दो साइड किन्हीं भी दो वेक्टर को शो कर रही है, तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी वो उसके रिजल्टेंट को शो करेगी, लेकिन वो हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होती है उन दोनों वेक्टर के ऑर्डर के। ठीक है, इसमें हम चाहे तो हम इसमें शो भी कर सकते हैं, मान लीजिए O है, ये आपने P शो किया है, ये Q शो किया है, तो OP जो है और PQ ट्राइंगल की दो साइडों को शो कर रही है, तो OQ जो होगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी। इज दैट क्लियर? और ये हमेशा इनके अपोजिट ऑर्डर में ली जाएगी, जिस ऑर्डर में ये लिए जाएंगे उनके अपोजिट ऑर्डर में। तो ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो सीधी सी बात ये हुई कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनके सम के इक्वल होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनके डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर वो किसी एंगल पर वर्क करता है तो उसका तरीका यह है कि हम उसको एक ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो है शो करते हैं, और ट्राइंगल लॉ में दो साइडें एक ही ऑर्डर में ले ली जाती हैं, वे दो वेक्टर को शो करती है, और जो थर्ड होता है वो उनके रिजल्टेंट को शो करता है, और वो उनके अपोजिट ऑर्डर में चलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है तीन केस पॉसिबल थे, तीनों केस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू।